नमस्कार। आज की तारीख है 20 नवंबर 2025। नमस्कार। कल्पना कीजिए, एक राज्य की जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है। वो विधानसभा में एक कानून बनाते हैं और वो कानून एक व्यक्ति की मेज पर जाकर अटक जाता है। महीनों तक, कभी-कभी तो सालों तक कोई फैसला ही नहीं होता। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के कई राज्यों की हकीकत रही है। और इसी सियासी और संवैधानिक गतिरोध को सुलझाने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े नियम तय किए हैं। बिल्कुल। और ये नियम तब तय हुए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से इस पर सलाह मांगी। हाँ, अनुच्छेद 143 के तहत। जी। हमारे संविधान में ये एक बहुत ही खास प्रावधान है। इसे ऐसे समझिए कि जब देश के सामने कोई बहुत पेचीदा कानूनी सवाल खड़ा हो जाए तो राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े कानूनी दिमाग यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। जी। और ये कोई रोज की बात तो है नहीं। भारतीय इतिहास में ऐसा सिर्फ मेरे ख्याल से 16वीं बार हुआ है। हाँ, बहुत ही दुर्लभ है ये मामला तमिलनाडु सरकार और वहाँ के राज्यपाल के बीच हुए एक विवाद से निकला था, लेकिन इसके जो नतीजे आए हैं वो तो पूरे देश पर लागू होंगे। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सवालों के जो जवाब दिए हैं उनका हमारे संघीय ढांचे के लिए क्या मतलब है। जरूर। ये जवाब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बटी हुई है, उसकी तस्वीर को काफी हद तक साफ करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक बिल विधानसभा से पास होकर राज्यपाल की मेज पर पहुंचता है। अब उनके पास क्या विकल्प हैं? क्या वो इसे बस अपनी दराज में डालकर भूल सकते हैं? यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ किया कि राज्यपाल के पास बिल को अनिश्चित काल तक रोके रखने का कोई विकल्प है ही नहीं। अच्छा। पॉकेट वीटो जैसी कोई शक्ति उनके पास नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं। पहला, बिल पर अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। ठीक है। दूसरा, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। या तीसरा, बिल पर अपनी आपत्तियों के साथ उसे विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, ये 3 विकल्प तो साफ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है असली पेच शुरू होता है। बिल्कुल। मान लीजिए राज्यपाल तीसरा विकल्प चुनते हैं और बिल को वापस विधानसभा भेज देते हैं। अब विधानसभा कहती है हमें आपकी आपत्तियां मंजूर नहीं है और उसी बिल को दोबारा शायद बिना किसी बदलाव के ही पास करके फिर से राज्यपाल के पास भेज देती है। तब क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत मायने रखता है। हाँ। अदालत ने कहा कि इस स्थिति में राज्यपाल अपनी सहमति नहीं रोक सकते। संविधान में साफ लिखा है वो सहमति नहीं रोकेंगे, यानी उन्हें हाँ कहनी ही पड़ेगी। पेनी बढ़ेगी। चुनी हुई सरकार की इच्छा का सम्मान करना होगा। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा है तो फिर विवाद ही क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि विधानसभा ही सर्वोच्च है। यहीं पर एक बहुत ही महीन लेकिन कह सकते हैं शक्तिशाली दांवपेच है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य हों, हाँ, लेकिन उनके पास अब भी एक दूसरा रास्ता खुला है और वो है बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ओहो। इसे आप एक तरह का एस्केप हैच समझ सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब चुनी हुई सरकार कोई बिल 2 बार पास कर दे जी, और फिर भी एक व्यक्ति उसे रोककर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है। अदालत ने माना कि ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है। उनका विवेक? हाँ, शायद संविधान बनाने वालों ने ये सोचा होगा कि कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहां कोई राज्य का कानून राष्ट्रीय हित या संविधान के किसी बड़े प्रावधान से टकरा रहा हो। ऐसे में राज्यपाल, जो केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं, उस पर एक अंतिम नजर डालने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो ये एक तरह से एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। तो ये साफ है कि राज्यपाल के हाथ पूरी तरह बंधे भी नहीं है और वो अपनी मनमानी भी नहीं कर सकते। सही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर नजर कौन रखेगा? अगर कोई राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या अदालतें दखल दे सकती हैं? यहाँ अदालत ने एक और बहुत महीन रेखा खींची है। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल के फैसले के गुण दोष की समीक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब मेरिट्स पर नहीं जा सकते। मेरिट्स पर नहीं जा सकते, यानी अदालत ये नहीं कहेगी कि राज्यपाल का फैसला सही था या गलत। वो उनका संवैधानिक विवेक है। लेकिन
और ये बहुत जरूरी है। हाँ, अदालत उनकी निष्क्रियता पर सवाल जरूर उठा सकती है। संवैधानिक निष्क्रियता, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका आम मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यपाल बिल पर महीनों सालों तक कोई फैसला ही ना ले। अच्छा। ना हाँ कहें, ना कहें, ना वापस भेजे, ना राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे, बस फाइल को अपनी मेज पर पड़ा रहने दे। इस कुछ न करने को ही संवैधानिक निष्क्रियता कहते हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, अदालत की भूमिका एक ट्रैफिक पुलिस जैसी है। वो ये नहीं बता सकती कि आपको कहाँ जाना है, यानी बिल पास करना है या नहीं, लेकिन वो ये जरूर कह सकती है कि आप बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक जैम नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। आपको किसी न किसी दिशा में तो बढ़ना ही होगा। बिल्कुल, अदालत यही कर सकती है। वो राज्यपाल को निर्देश दे सकती है कि आप एक उचित समय के भीतर अपने 3 संवैधानिक विकल्पों में से किसी एक को चुनिए। अदालत ने यह भी साफ किया कि अनुच्छेद 361 जो राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से छूट देता है, वो उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों से भागने का लाइसेंस नहीं देता। तो फिर अदालत एक समय सीमा क्यों नहीं तय कर देती? कह दें कि राज्यपाल को 30 दिन या 60 दिन में फैसला लेना ही होगा। इससे तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी ना? है ना? ये सवाल भी अदालत के सामने था, लेकिन उन्होंने समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। क्यों? उनका तर्क था कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर कोई समय सीमा नहीं दी ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लचीलापन मिल सके। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। हर बिल अलग होता है, किसी पर तुरंत फैसला हो सकता है, किसी पर ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत पड़ सकती है। अगर अदालत एक डेडलाइन तय कर देगी तो वो एक तरह से विधायिका का काम करने लगेगी। और शायद इसी वजह से मानित सहमति यानी डीम्ड कंसेंट का विचार भी खारिज हो गया होगा। बिल्कुल, कि अगर एक तय समय में जवाब नहीं आया तो मान लिया जाए कि सहमति मिल गई। एकदम सही। अदालत ने कहा कि सहमति या असहमति एक सक्रिय फैसला है। यह समय बीतने से अपने आप नहीं हो सकता। ऐसा करना न्यायिक अतिक्रमण होगा। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल राज्यपाल की मेज से उठकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। जी। अब क्या होगा? क्या राष्ट्रपति पर भी वही नियम लागू होते हैं जो राज्यपाल पर होते हैं? मोटे तौर पे हाँ। अदालत ने कहा कि जैसे राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, वैसे ही राष्ट्रपति के फैसले को भी नहीं दी जा सकती। और जैसे राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वैसे ही राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात छिपी है। हाँ। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की भाषा में एक छोटे से फर्क की ओर इशारा किया है। और ये फर्क भविष्य में बहुत बड़े संवैधानिक बहस का कारण बन सकता है। देखिए, अनुच्छेद 200 में साफ लिखा है कि अगर विधानसभा किसी बिल को दोबारा पास करके भेजती है तो राज्यपाल सहमति नहीं रोकेंगे। ये एक मजबूत बाध्यता है। बिल्कुल, ये हमने अभी समझा। लेकिन अनुच्छेद 201 जो राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा है, उसमें ये लाइन मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब? जब राष्ट्रपति के पास कोई राज्य का बिल दोबारा पास होकर आता है तो वहां ये नहीं लिखा है कि वो सहमति नहीं रोकेंगे। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जो नियम राज्यपाल पर लागू होता है कि उन्हें दोबारा पास हुए बिल पर सहमति देनी ही होगी, वो नियम राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता? इससे सवाल यही खड़ा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास एक तरह की अंतिम वीटो शक्ति है जो राज्यपाल के पास भी नहीं है। हाँ, ये सवाल पैदा होता है। हालांकि क्योंकि राष्ट्रपति से ये सवाल सीधे तौर पर पूछा नहीं गया था, अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम फैसला देने से परहेज किया। अच्छा, उन्होंने बस इस भाषाई अंतर को रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया और इसे भविष्य की व्याख्याओं के लिए खुला छोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से किसी राज्य के कानून को हमेशा के लिए रोक सकती है, भले ही वहां की विधानसभा उसे 2 बार पारित कर चुकी हो? यह तो वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे संघीय ढांचे की नींव को हिला सकता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर उठता है जी। क्या कोई नागरिक या संस्था किसी बिल को कानून बनने से पहले ही अदालत में चुनौती दे सकती है? मान लीजिए बिल राज्यपाल के पास पड़ा है और किसी को लगता है कि ये असंवैधानिक है। इस पर अदालत का रुख बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने इस विचार को अकल्पनीय कहा। अकल्पनीय? हाँ, उनका कहना था कि न्यायिक समीक्षा तभी हो सकती है जब कोई बिल कानून बन जाए। उसके बाद? उससे पहले दखल देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होगा। शक्तियों के पृथक्करण यानी सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने दायरे में काम करें और एक दूसरे के काम में दखल न दें। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि कानून बनाना विधायिका का काम है, उसे मंजूरी देना कार्यपालिका यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति का, और हमारा काम है
बने हुए कानून की संवैधानिकता को परखना। प्रक्रिया के बीच में नहीं आ सकते। हम प्रक्रिया के बीच में नहीं कूद सकते। इसी वजह से उन्होंने अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्यपाल के काम को अपने हाथ में लेने से भी साफ इनकार कर दिया। तो कुल 14 में से 11 सवालों के जवाब हमें मिल गए। बाकी 3 सवालों का क्या हुआ? बाकी 3 सवाल यानी प्रश्न 12, 13 और 14 वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक कामकाज और उसकी सलाहकारी शक्तियों की सीमाओं से जुड़े थे। अच्छा, तो अदालत को लगा कि ये इस मूल मुद्दे से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने इन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें श्रोताओं के लिए मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? इस फैसले ने भारत के सियासी नक्शे पर क्या बदला है? देखिए, सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महीन रेखा खींची है। हाँ। एक तरफ उन्होंने चुनी हुई विधानसभाओं को ताकत दी है कि राज्यपाल उनकी मर्जी को हमेशा के लिए अपनी मेज पर रोक कर नहीं रख सकते। निष्क्रियता अब कोई विकल्प नहीं है, खेल चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्होंने राज्यपाल को राष्ट्रपति के जरिए एक एस्केप हैच देकर केंद्र की भूमिका को भी बरकरार रखा है। एक तरह से शक्तियों का पुनर्संतुलन। हाँ, जहाँ रेफरी यानी अदालत ने कहा है कि खेल के नियम अब और ज्यादा साफ हैं। और तीसरा, अदालत ने अपनी सीमाओं को भी बहुत मजबूती से रेखांकित किया है। वो खेल में उतरकर गोल नहीं करेगी, वो सिर्फ ये देखेगी कि खिलाड़ी नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में घूम रहा है। बताइए। अदालत ने उस एक सवाल को भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया कि क्या राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के बिल पर अंतिम वीटो है। सोचिए, एक राज्य सरकार एक नीति बनाती है, जनता उसे चुनती है, विधानसभा उसे 2 बार पास करती है जी। लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए उसे हमेशा के लिए रोक सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अदालत ने इस पर फैसला नहीं दिया, लेकिन इस सवाल का वजूद ही हमारे संघीय ढांचे के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा संवैधानिक क्षेत्र है जिस पर शायद किसी और दिन किसी और मामले में बात होगी।